नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं एक बार पुनः 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है 31वां प्रश्न है। अगर आपने प्रश्न संख्या 1 से 30 नहीं देखा तो आप अवश्य देखिए। 31वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? जी हाँ, स्वर ध्वनियों के स्थान पर अ की 12 खड़ी यह प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? विकल्प दिए गए हैं काका कालेलकर, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, सी नामवर सिंह और डी भोलानाथ तिवारी। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, काका कालेलकर ने सुझाव दिया था कि अ की 12 खड़ी का स्थान स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए। तो चलिए अगर विकल्पों पर गौर करें तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की एक बहुत प्रमुख पुस्तक है, वह है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। जी हाँ, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। अगर नामवर सिंह की बात करें तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है वह है हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योगदान। जी हाँ, हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योगदान। और अगर डी विकल्प पे विचार करें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी भाषा। जी हाँ, इसका नाम है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में ये तीनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप अवश्य स्मरण रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? जी हाँ, बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, परंतु मैंने फिर भी इसको अपने सूची में शामिल किया है ताकि आपको एक मोटा मोटा खाका दिमाग में रहे। तो देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? विकल्प दिए गए 50, 52, 57 और 60। तो इसका सही उत्तर होगा, आप अवश्य जानते होंगे, जी हाँ, 52। तो चलिए संक्षिप्त में हम एक बार वर्ण विभाजन को समझ लेते हैं जिससे हमें परीक्षा में किसी प्रकार का परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वर्ण विभाजन, संक्षिप्त चर्चा अगर हम वर्ण विभाजन की कर लें तो आप सभी जानते हैं स्वर और स्वरों की संख्या होती है 11। देखिए अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दूर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो कुल संख्या हो गई जी हाँ 11। स्वर के पश्चात हम बात करें तो अनुस्वार, अनुस्वार, इसके बाद विसर्ग, तत्पश्चात हम चर्चा करते हैं व्यंजन की। मुझे पूरी तरह पता है कि आपको ये सारी चीजों की जानकारी है, बस मैं एक बार आपके स्मृति चिन्हों में पुनरावृत्ति करा दे रहा हूं। तो व्यंजन की बात करें, कंठ, क, ख, ग, घ और अंग, तालु, च, छ, ज, झ और य। मूर्धा की बात करें ट, ठ, ड, ढ, ड, ढ, ण। ठीक है। दंत की बात करें त, थ,
द, ध और न। और ओष्ठ की बात कर लें तो प, फ, ब, भ और म। अंतस्थ य, र, ल और व। और ऊष्म की चर्चा कर लें श, स, स और ह। ठीक है, और कितने हो गए? 33। एक ये हो गया, एक यह हो गया। तत्पश्चात कुछ संयुक्त व्यंजनों की बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन, और आप जानते हैं संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। प्राथमिक पाठशाला की तरह अनुभूति हो रही है आपको, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार हम पुनरावृत्ति कर लें। अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र, और अंतिम है द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन में है ढ़ और ढ़। ठीक है, 4 और ये 2। तो ये वर्णों का विभाजन था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 33वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। और विकल्प दिए गए छप्पर, सिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे और झोपड़ी से राजभवन। तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। तो छप्पर जो है यह जयप्रकाश करदम की रचना है। सिकंजे का दर्द यह सुशीला टाक भूरे की कृति है। अपने अपने पिंजरे यह मोहनदास नैमिषराय की रचना है। और झोपड़ी से राजभवन तक यह है माता प्रसाद की। तो अगर हम मोहनदास नैमिषराय की एक रचनाओं की चर्चा कर लें तो इनकी एक रचनाएं बहुत प्रमुख जो है उनका नाम है जख्म हमारे। जी हाँ, उसका नाम है जख्म हमारे। और एक और आज बाजार बंद है। जी हाँ, बाजार बंद है या आज बाजार बंद है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की चर्चा अगर आप करना चाहें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य में इनका नाम बहुत ही शुमार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है जूठन, जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। अगर हम इनकी आत्मकथा की चर्चा कर लें तो वह है जूठन। जी हाँ, यह इनकी आत्मकथा है। इनका एक आलोचना ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। जी हाँ, आलोचना ग्रंथ है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। जी हाँ, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और अगर इनकी कुछ कविता संग्रह की चर्चा आप कर लें तो इनकी कविता संग्रहों में शुमार सदियों का संताप। जी हाँ, सदियों का संताप। एक और शब्द झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, शब्द झूठ नहीं बोलते। और एक और याद रखना चाहें तो बस बहुत हो चुका। जी हाँ, बस क्षमा कीजिएगा, प्रकाश की अवरुद्धता के कारण रुकना पड़ा था। तो हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं की और अंतिम रचनाएं हो चुकी थी और इसका नाम है बस बहुत हो चुका। जी हाँ, बस बहुत हो चुका। ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? विकल्प दिए गए हैं सदर मिश्र,
राम प्रसाद निरंजनी, श्रद्धाराम फिल्लौरी और लल्लू लाल। तो आप अवश्य जानते होंगे भाग्यवती उपन्यास जो है यह श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। अगर हम सदर मिश्र की एक प्रमुख रचना की चर्चा करें तो इनकी रचना का नाम है नासितोपाख्यान। जी हाँ, नासितोपाख्यान। राम प्रसाद निरंजनी की एक कृति है जो है भाषा योग वशिष्ठ। इसका नाम है भाषा योग वशिष्ठ। और अगर हम लल्लू लाल जी की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना प्रेम सागर। चलिए बढ़ते हैं आज के सत्र के अंतिम प्रश्न की ओर। तो आज के सत्र का आखिरी प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ उक्ति दी गई है और दूसरी तरफ उक्तिकार की सूची दी गई है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। पहला विकल्प है मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। विकल्प 2 है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। विकल्प सी है करुणा सेंत का सौदा नहीं है। और विकल्प डी है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ, यह उक्ति है प्रेमचंद की। यह उक्ति प्रेमचंद की है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह प्रसाद की उक्ति है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। अगर विकल्पों पर गौर करें आप तो महादेवी वर्मा के बारे में अगर कुछ जानकारी एकत्रित कर लें। महादेवी वर्मा, जी हाँ, महादेवी वर्मा के बारे में 3 स्मरणीय बात जो आप बस जानते होंगे कि इनको आधुनिक मीरा कहा गया है, और इनको निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। जी हाँ, हिंदी के विशाल मंदिर का सरस्वती कहा है निराला ने। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आप अवश्य जानते हैं कि इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर हम महादेवी वर्मा की कविता संग्रह की चर्चा कर लें तो इनकी कविता संग्रह में जो प्रमुख है वह है निहार, नीरजा, रश्मि, दीप शिखा और सांध्य गीत। जी हाँ, इनके अगर रेखा चित्र की आप बात करना चाहें तो इनके 2 प्रमुख रेखा चित्र, एक अतीत के चलचित्र, जी हाँ, अतीत के चलचित्र, और एक महत्वपूर्ण रेखा चित्र वह स्मृति की रेखाएं। जी हाँ, स्मृति की रेखाएं। अगर हम महादेवी वर्मा के संस्मरणों की चर्चा करें तो इनके संस्मरणों में प्रमुख सबसे पहला पथ का साथी। जी हाँ, पथ का साथी, और दूसरा मेरा परिवार। जी हाँ, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जिसका नाम है, आपने यहां से पढ़ा होगा, गिल्लू। तो चलिए आप बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में 1-2 बातें आप स्मरण रखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हालांकि मैंने इसकी चर्चा पहले भी की है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा और वाण भट्ट की आत्मकथा। और वाण भट्ट की आत्मकथा यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, वाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना ग्रंथों की चर्चा कर लें तो हिंदी साहित्य की
भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, कबीर और साहित्य का मर्म। ये प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं, आप अवश्य याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर निबंध की चर्चा कर लें तो इनके प्रमुख निबंधों में अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, और कुटज। प्रेमचंद के बारे में हम पहले से विस्तार चर्चा कर चुके हैं और प्रसाद के बारे में भी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर एक दो आलोचनात्मक ग्रंथ आप याद रखना चाहें तो काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनवाद, और एक रस मीमांसा, और एक महत्वपूर्ण निबंध जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है वह है चिंतामणि। जी हाँ, चिंतामणि। और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। तो चलिए आज के सत्र में इतना ही। हम अवश्य फिर मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरा साथ निभाते रहें। तो चलिए, धन्यवाद।